साल 2012 में आईपीएल का 5वां सीजन खेला गया और तब बॉलीवुड में एक मूवी आई थी, एक था टाइगर। और अगर आज हम आईपीएल सीजन 14 की बात करें, साल 2021 की बात करें और क्रिकेट के मैदान पर कोई फिल्म बनाए और उसका टाइटल देना हो एक है टाइगर, तो शायद वो महेंद्र सिंह धोनी होंगे। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने जिस अंदाज में कप्तानी की, जिस अंदाज में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की और छलांग मारते हुए पॉइंट्स टैली में अब वो नंबर 2 पे पहुंचे हैं, ये टाइटल उनपे बिल्कुल फिट बैठता है। नमस्कार, आईवीएम पॉडकास्ट की खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा, मेरे साथ सैयद सबा करीम है, बाबा करीम इनको हम कह सकते हैं। और आज थोड़ा जोश में हम सब इसलिए हैं क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अगर इस उम्र में इतनी जोश दिखा सकते हैं, इतना जुनून दिखा सकते हैं क्रिकेट के मैदान पे, तो जाहिर सी बात है खेल नीति पर भी आज आपको कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। और सबा, जिस अंदाज में महेंद्र सिंह धोनी ने यह मैच जीता, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे आज बात कर सकते हैं। और चर्चा की शुरुआत तो इसी से करेंगे कि 40 प्लस का एक भी स्कोर नहीं है, उसके बाद भी टीम 180 प्लस बना देती है। फिर जब बॉलिंग की बात आती है तो एक मीडियम पेस फ्रेंडली विकेट पर स्पिन गेंदबाज बाजी मार ले जाते हैं। ये टाइगर क्या कुछ करने वाला है मैदान पर साल 2021 में और आईपीएल सीजन 14 में। राजीव, एक बात तो साफ है कि ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा आगे है। इसका दिमाग जो है, अब शब्दों की हेरा फेरी अगर की जाए तो मैं कहूंगा कि दिमाग जो है बहुत शातिर दिमाग है। इस कप्तान को पता है कौन से खिलाड़ी को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कौन से बॉलर को कब लगाना है। उदाहरण के रूप में अगर आप देख लें तो जडेजा ने पहले 1-2 ओवर में वो महंगे साबित हुए थे। जॉस बटलर ने एक जबरदस्त छक्का लगाया था और उसके बाद बॉल बदल दी गई। और जैसे ही बॉल बदली, धोनी का जो पहला सेंटेंस था वही था कि बॉल सूख गई है, ड्राई हो गई, अब घूमेगी। और उसी के बाद उसी ओवर में या फिर दूसरे ओवर में बॉल घूमी और जॉस बटलर का विकेट गिरा। जैसे ही जॉस बटलर का विकेट गिरा, दूसरी छोर से उन्होंने मोइन अली को लगा दिया, जिन्होंने आके 3 विकेट लिया। तो कंडीशंस को किस तरह से अपने फेवर में करना, ये धोनी से कोई सीख ही सकता है। और मुझे लगता है कि धोनी ने हमेशा विश्वास दिखाया है इंडिविजुअल के ऊपर नहीं, टीम एफर्ट के ऊपर। इसीलिए हालांकि किसी कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं था, पर चूंकि छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन रहा हर एक खिलाड़ी का, चाहे वो गेंदबाजी में हो या बल्लेबाजी में हो, इसी वजह से एक जबरदस्त जीत दर्ज की यहाँ पर सीएसके ने राजस्थान रॉयल्स के ऊपर। ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी का दिमाग चल रहा है। बल्लेबाजी में भी अच्छा हुआ, कम से कम मैदान में उतरे तो बल्ला तो घुमाया, रन्स तो बनाए। और ये बहुत अच्छा संकेत है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। बिल्कुल। और सबा, जिस बॉल की आप बात करें, बदली हुई बॉल, वो मेरे पास आ गई है सडनली। और ये जो बॉल छक्का मारा था बटलर ने, वहां से मैंने मंगाई कि वाकई क्या बॉल गीली थी और बदली गई जब बॉल, तो क्या कुछ हुआ। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये एकदम ड्राई बॉल है मेरे हाथ में, और जिस तरह से वो मैच पलटा, यानी 7 से 15 ओवर और 10वें ओवर में बॉल चेंज हुई, 10 से 15 ओवर के बीच में 5 विकेट गिर गए। 3 विकेट मोइन अली ले जाते हैं 7 रन देके, रविंद्र जडेजा 2 विकेट ले जाते हैं। और वो टर्निंग मोमेंट था जब उन्होंने बटलर को बोल्ड किया। अब ये सूखा हुआ बॉल है सभा मेरे पास, और ये जो सीम हम देख पा रहे हैं, ये हमारे व्यूवर्स को भी मैं बताना चाहता हूँ कि स्पिनर्स के लिए ये जो सूखी हुई सीम है कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप बॉल को ग्रिप करते हैं, खासतौर से अगर आप फिंगर स्पिनर हैं। अब बाकी की डिटेल आपको सभा बताएंगे कि जब ड्राई बॉल था और महेंद्र सिंह धोनी ने तुरंत पकड़ लिया ये बात, वहां से मैच कैसे बदला। सभा बताएं जरा डिटेल में वो जो 5 ओवर की कहानी पूरी, जहां पे मोइन अली 3 विकेट लेते हैं, मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं, रवींद्र जडेजा हीरो बन जाते हैं। क्या थी वो 5 ओवर की पूरी कहानी, ये बदले हुए गेंद से क्या किस्मत भी बदल गई चेन्नई सुपर किंग की। देखिए, आपको याद होगा पिछला जो मैच हुआ था पंजाब किंग्स का, वहां पर मैच के बाद केएल राहुल ने यही कहा था कि बहुत अच्छा होगा अगर सेकेंड हाफ में इनिंग्स के बीच में बॉल को बदल दिया जाए, क्योंकि बहुत कठिन हो जा रहा है बॉलर्स को, चाहे वो सीमर्स हो या फिर स्पिनर्स हो, बॉल को ग्रिप करना। और हम लोग बार बार ये कहते हैं बॉल को ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर ग्रिप करना क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि जब ओस पड़ती है, बॉल गीली हो जाती है, वो जो सीम को जो जिसको आप इतनी आसानी से पकड़ रहे हैं, वहां से आप बॉल को घुमा रहे हैं, वहां पर जो उंगलियां हैं जिसके वजह से बॉल को होल्ड किया जाता है, 2 उंगलियों का इस्तेमाल होता है बॉल को पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए। अब ये 2 उंगलियां अगर फिसलती रहेंगी वो स्लिपरी बॉल पे, तो फिर आप बॉल को ग्रिप नहीं करेंगे तो आप डालेंगे कैसे? और यही परेशानी हो रही थी अभी तक। पर कल के मैच में चूंकि बॉल बदल दी गई, वो ड्राई थी, और मुझे लगता है धोनी को बहुत जल्दी मालूम था कि ये जो ड्राई बॉल है ज्यादा देर तक ड्राई रहने वाली नहीं है। आप जितना भी कोशिश कर ले, सिर्फ 3-4 ओवर तक ही बॉल ड्राई रह सकती है, उसके बाद फिर से बॉल गीली हो जाएगी। इसीलिए वो जो 4 या 5 ओवर था बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था धोनी के लिए। वहां पर उन्होंने 2 ओवर और करवा दी जडेजा से,
और दूसरी छोर से उन्होंने मोइन अली को लाया, जिन्होंने आकर वो 3 विकेट ले लिया। राजस्थान रॉयल्स के लिए परेशानी ये थी कि उनका जो आस्किंग रन रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। उन 5 ओवर में उनको रन तो बनाने ही थे, नहीं तो फिर आस्किंग रन रेट बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता। जी और इसी वजह से वहां पर हर एक बल्लेबाज ने प्रयास किया, पर चूंकि बॉल ग्रिप हो रहा था, ऐसे भी विकेट जो है वानखेड़े स्टेडियम को थोड़ा बहुत टैकी था, स्लो आ रहा था, वहां पर सरफेस में ग्रिप हो रहा था, टर्न मिल रहा था। तो वो जो 5 ओवर का स्पेल था वहां पर मोइन अली और जडेजा, इन दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की, कसी हुई गेंदबाजी की, और उनको पता था कि बल्लेबाज उनके ऊपर आएंगे ही मारने के लिए, शॉट्स लगाने के लिए, क्योंकि आस्किंग रन रेट धीरे धीरे बढ़ रहा था। और नतीजा हम लोगों ने सब देख लिया। तो मुझे बिल्कुल। लगता और है कि ड्राई गेंद का फायदा बहुत होता है सीमर्स को भी और उसके साथ साथ स्पिनर्स को भी, राजीव। सबा वो ड्रीम डिलीवरी के तौर पे देख रहे हैं, लेफ्ट आर्म सीमर का बॉल रिलीज हुआ, हवा में अंदर आया, देन लेग स्टंप मिडिल स्टंप से पड़ के टर्न हुआ, और बटलर जिस गेंद पे बोल्ड हुए, क्या वो डिसाइसिव मोमेंट था इस मैच में? नहीं केवल इस मैच में राजीव, पर जिस तरह का प्रोत्साहन मिला है इस जीत के बाद, मुझे लगता है ये आईपीएल सीजन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि जी जॉस बटलर जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, तो जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं स्पिनर्स के विरुद्ध, देखिए उनको आप ऊपर डाल नहीं सकते क्योंकि रीच जी इतनी ज्यादा है। उनको आप शॉट डाल नहीं सकते, जो कि जडेजा ने किया था, शॉट डाला नहीं कि सीधा वो मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगा दिया। तो जी बॉलर हमेशा कोशिश करता रहता है कि वो बैक ऑफ लेंथ का जो बॉल है वही वही डाले, और वही बॉल डाली यहाँ पर जडेजा ने, वहां से उनको घुमाव मिला, और एक तरह से जी ड्रीम डिलीवरी थी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए। मुझे लगता है आप भी सपने में यही सोच रहे होंगे, अगर हम किसी को बोल्ड करें तो फिर यही बॉल डाल के गेंद करें, क्योंकि वो एक बड़ा अननोन टेरिटरी हो जाता है बैट्समैन के लिए कि जी आगे खेले या पीछे खेले, और वहां से अगर बॉल घूम जाती है तो फिर नतीजा जो है बहुत ज्यादा कातिलाना होता है, जो कि कल हम लोग को जी। देखने को मिला। समय एक और टर्निंग पॉइंट था, और महेंद्र सिंह धोनी की जब वो मैच जीतते हैं तो अचानक वो सारी खूबियां नजर आने लगती हैं। जिस तरह से मनन वोहरा के अगेंस्ट उन्होंने फील्ड चेंज की, एक स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जडेजा को खड़ा किया, और अगला बॉल उन्होंने पुल मारा, उससे पहले उन्होंने छक्का मारा था एक, अगला बॉल उन्होंने पुल मारा और सीधे हाथ में गई बॉल। ये क्या, ये क्रिकेटिंग ब्रेन का कमाल इसको देखते हैं, क्योंकि इसमें सैम करन ने कुछ नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ अच्छी फील्ड प्लेसमेंट का कमाल था, जिसकी वजह से मनन वोहरा आउट हुए। राजीव वो बात तो है, पर ये ब्रेन फेड भी है मनन वोहरा का। जी जब आपने देख लिया एक फील्डर वहां पर मौजूद है, सैम करन बॉलिंग कर रहे हैं, उसी लेंथ पे आप उन्होंने बॉलिंग किया है, आप क्यों मारेंगे उस शॉट को? जी अगर आप थोड़ा डिले करके शॉट मारते थोड़ा और उसको फाइन आप खेल सकते थे, या फिर आप सिंगल लेके निकल जाइए दूसरे छोर पे। ये तो मुझे लगता जी है कि खराब बल्लेबाजी है। धोनी इतने शानदार कप्तान, उनको मालूम है कि प्लेयर क्या सोच रहा है, किस दिशा में बॉल आ रही है, उस प्रकार से उन्होंने फील्ड सजाई, और उस वहीं पर मनन वोहरा ने शॉट लगा दिया। मुझे जी लगता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है। सबसे बड़ी बात यह है कि धोनी बहुत जल्दी भांप लेते हैं कि बल्लेबाज क्या सोच रहा है। ये जी बड़प्पन है उनका, यही इसी वजह से वो इतने शानदार कप्तान है, राजीव। क्या जी होने वाला है वो अलग बात है, उनको ये पता हो जाता है कि क्या बल्लेबाज सोच रहा है, और उस जी प्रकार से आप फील्ड सजाते हैं। तो प्रोएक्टिव कैप्टनसी यही होती है कि पहले ही आप भाप लें कि बल्लेबाज क्या करने के बारे क्या क्या करने के लिए सोच रहा है, तभी आपकी जी फील्ड पोजिशनिंग जो है वो सही होती है। बाद में तो हर एक कप्तान चेंज चेंज कर लेता है फील्ड, और जी उसके पहले आप चेंज करें और उसका फायदा आपको मिले, वो अलग बात है। बिल्कुल। लेकिन शायद संजू सैमसन अपने आप को भाप नहीं पा रहे हैं सबा। पिछले कुछ सीजन की तरह कहानी फिर शुरू हो चुकी है, एक बड़ा स्कोर, एक बड़ा शतक, और उसके बाद फेल होना शुरू हो जाता है, गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलते हैं वो, और उसके बाद पूरी की पूरी टीम के रिजल्ट पे असर आता है। कैसे आप देख रहे हैं संजू सैमसन बैक टू बैक जिस तरह से आउट हो रहे हैं, सेम तरह का फ्रंट फुट से वो पुल मारने की कोशिश करते हैं, या मेडॉन के ऊपर से मारने की कोशिश करते हैं, और हर बार पकड़े जा रहे हैं। क्या ये जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी है? कैसे आप क्या सजेस्ट करेंगे आप संजू सैमसन को? देखिए राजीव, सबसे पहली बात यह है, और ये मैंने सीजन शुरू होने के पहले ही कहा था, कि ये बहुत जी बड़ी चुनौती है संजू सैमसन के लिए। हर साल आईपीएल में उनकी शुरुआत धमाकेदार होती है, पर जैसे जैसे आईपीएल प्रोग्रेस होता जाता है वैसे ही संजू सैमसन का फॉर्म जो है वो खत्म होता जाता है। और इसी जी वजह से इस समय उनकी जगह पक्की नहीं है भारतीय टीम में भी, क्योंकि जिस प्रकार का टैलेंट है, जिस प्रकार की प्रतिभा है, इतने होनहार खिलाड़ी हैं, कोई कारण नहीं है कि उनकी जगह पक्की नहीं है इस समय भारतीय टीम में। मुझे लगता है कि संजू सैमसन को बहुत जल्दी ये सीखना होगा कि कंडीशंस के मुताबिक बल्लेबाजी कैसे की जाती है एक T20 मैच में। जी जब तक आप ये बात को नहीं सीखेंगे, तब तक आपके लिए रास्ता बहुत कठिन होगा। जहां पर विकेट ठीक है, जहां पर आप 100% शॉट्स लगा सकते हैं, जहां पर बॉल बल्ले पर आ रही है, वहां पर आप जिस प्रकार के आपने बल्लेबाजी की थी पहले मैच में, आप उसी तरह से बैटिंग कीजिए। जहां पर विकेट थोड़ा बहुत घूम रहा है, थोड़ा बहुत स्लो है, वहां पर आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। कंडीशंस के मुताबिक आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। आपके जी अपने बैट के जो स्विंग है उसको डीले करना पड़ेगा।
बॉलर को चूज करना पड़े। कोई अगर अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, इसका मतलब नहीं है कि आप उसके पीछे पेल पड़े। आप थोड़ा जी बहुत ध्यान पूर्वक बल्लेबाजी कीजिए, इंटेलिजेंट बैटिंग कीजिए। आप कप्तान हैं, आपको उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको बल्लेबाजी करनी होगी। नंबर 3 एक अहम पोजीशन है T20 में, और आप कप्तान हैं, T20 में आप बल्लेबाजी कर रहे हैं नंबर 3 पर, आपके सामने इतना ज्यादा ओवर्स हैं, कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। इतने जी सारे शॉट्स हैं आपके साथ, आपके पास। आप अगर एक दो धीमा ओवर भी खेल ले तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आप जी आसानी से कंपनसेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सीख बहुत जल्दी अपने अंदर रखनी पड़ेगी संजू सैमसन को। नहीं तो फिर संजू सैमसन के लिए भी और राजस्थान रॉयल्स के लिए रास्ता बहुत ज्यादा कठिन कठिन होने वाला है, IPL 14 का भी, राजीव। क्या सबा भाई, एज अ बाबा करीम, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दो सबसे कमजोर टीमों में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद नजर आ रही है इस समय? कुछ हद तक हाँ, पहले जो फेज अब तक घटा है IPL का, जी मुझे वैसे ही लग रहा है। एक तो राजस्थान रॉयल्स के लिए बेन स्टोक्स का ना होना बहुत बड़ा झटका है। जी फिर जोफ्रा आर्चर इंजर्ड हैं, कब वापस आएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब कल ही उन्होंने 3 सीमर्स को खिलाया था, तीनों ने अच्छी गेंदबाजी की, पर उनकी परेशानी इस समय उनकी बल्लेबाजी है। एक जी स्टेबल बैट्समैन उनके पास नहीं है। रियान पराग, राहुल तेवतिया। अब जमाना अब इन खिलाड़ियों को रन बनाना होगा, मैच विनिंग पारियां खेलनी होंगी। ये 15-20 रन ये बिहू डांस करके या फिर शो ऑफ करके वो सब चलने वाला नहीं है अंत जी में। क्या विराट कोहली शो ऑफ करते हैं? क्या MS धोनी उस तरह से बिहेव करते हैं फील्ड पे? नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान, उनका जो फोकस है उस मैदान पर है, खेल के ऊपर है। तो जी इस तरह का अप्रोच के साथ, इस तरह के टेम्परामेंट के साथ आपको मैदान में उतरना होगा और रन बनाने होंगे। चाहे वो रेयान पराग हो या फिर राहुल तेवतिया हो, इनको और ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। अब राजस्थान रॉयल्स एक टीम है जिन्होंने आपके ऊपर इतना भरोसा दिखाया है, तो आपका रोल एक सपोर्टिव रोल नहीं हो सकता है। आपका जी रोल एक मैच विनर का रोल है, जो कि रियान पराग को करना पड़ेगा या फिर राहुल तेवतिया को करना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं हो पाएगा, तब तक मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है राजस्थान रॉयल्स के लिए। चलिए, एक तस्वीर और बड़ी वायरल हो रही है इसी मैच से जुड़ी हुई, सभा भाई, और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि एक था टाइगर मत बोलिए, एक है टाइगर बोलिए। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अब डाइव मारना भी सीख गए हैं। कल उन्होंने बैटिंग के दौरान रन आउट होने से बचने के लिए डाइव मारा, तो सडनली 2019 की पिक्चर उस तस्वीर के साथ वायरल होने लगी, जहां पे उन्होंने डाइव नहीं मारा था और वर्ल्ड कप हम हार गए। अब ये एक सडन चेंज, 40 टच कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, और ये डाइव मारना सीखा। ये क्या वो दर्शाना चाहते हैं कि एक था टाइगर नहीं, एक है टाइगर बोलिए? इसका मतलब यही है राजीव, की फिटनेस से बहुत ज्यादा काम किया है जी MS धोनी ने। मुझे लगता नहीं है कि कीपिंग करते वक्त, खैर हम लोगों ने देखा है उनको डाइव लगाते हुए, जी पर रन लेते हुए या मैंने रन मैंने पूरा भी नहीं करते देखा। हुए मैंने कभी देखा नहीं है। जी और ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि आधे विकेट पर आ गए थे, यहाँ से वापस जी होकर और फिर वो स्ट्रेच करके ड्राइव डाइव जी लगाकर क्रीज के अंदर पहुंचना, ये अद्भुत था ये शॉट। और मुझे जी लगता है ये दर्शाता है कि उनकी कितनी इंटेंसिटी के साथ वो ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं। जी हालांकि कीपिंग करते समय बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, बल्लेबाजी करते हुए शांत रहते हैं, पर जो एक्शंस हैं वो दिखा रहा है कि उनमें कितनी ज्यादा एनर्जी है, कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि उनको ऊपर आना होगा बल्लेबाजी करने के लिए। अब 17 जी 18 18 18 रन उन्होंने बनाए हैं, और थोड़ा अगर ऊपर आने लगेंगे तो मुझे लगता है कि और ज्यादा वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन होगा MS धोनी का। बिल्कुल। हमारे व्यूवर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक राहुल का एक सवाल है कि सवा सर के लिए सवाल है कि क्या सर महेंद्र सिंह धोनी पुराने रूप में लौट आए इस IPL सीजन 14 में? मुझे लगता है कि अभी जल्दबाजी होगी ये कहना, राजीव, पर लक्षण काफी अच्छे हैं MS धोनी के। जी टीम जब अच्छा करने लगती है तो आपको थोड़ा बहुत समय मिलता है और सोचने का और प्लानिंग करने का, और ये MS धोनी के साथ हो रहा है। बैटिंग में भी वो धीरे धीरे करके वो एग्रेशन देखने को मिलेगा। अभी भी वो पहले की जो 10 गेंदें हैं वो धीमी गति से खेल रहे हैं, ये उनका नॉर्मल रूटीन रहता है। जी पर मुझे लगता है कि उसमें भी निखार देखने को मिलेगा। पर हाँ, ये बहुत अच्छे संकेत हैं चेन्नई के लिए। सबा, अगर हम इस मैच पे एक आखिरी पॉइंट पे बात करें, 40+ एक भी स्कोर नहीं बना, उसके बाद भी 188 बन गया। जो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन हुए इसमें स्ट्राइक रेट ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, वो चाहे हम फाफ डु प्लेसिस की इनिंग्स देखें या नीचे DJ ब्रावो ने जिस तरह की बैटिंग की। ये छोटे कंट्रीब्यूशन के साथ 188 बन रहा है। कोई बड़ा खिलाड़ी अगर कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगा चेन्नई के लिए, तो आपको लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंज रखेगी आने वाले टाइम में चेन्नई सुपर किंग? राजीव, मुझे तो लगता है कि ये ज्यादा ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैलेंज हो गया है, क्योंकि हर एक जी खिलाड़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जनरली अगर आप देखेंगे, आप जैसे शिखर धवन को देख लें, एकमात्र खिलाड़ी मैच विनर बन गए। जी पर अगर हर एक खिलाड़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मतलब है कि आपकी टीम फॉर्म में है। हर एक जी प्लेयर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर एक प्लेयर फॉर्म में है।
तो अगर बिना किसी बड़े स्कोर के अगर आप 190 का टारगेट सेट करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके टीम में ज्यादा गहराई है, आपकी टीम में हर एक प्लेयर के अंदर वो इच्छा जाग गई है कि उसको कंट्रीब्यूट करना है। और मुझे लगता है कि जो रोल्स हैं वो डिफाइन है। अब मोइन अली चाहते तो वहां पर सिंगल ले लेते, नहीं, उन्होंने भी छक्का लगाने का प्रयास किया। सुरेश जी रैना के साथ भी वही हुआ। तो मुझे लगता है कि इस तरह फाफ डुप्लेसी के साथ भी वही हुआ। तो ये कहा गया है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां पर आपका काम है स्ट्राइक रेट ऊपर बढ़ाना, बड़े बड़े जी शॉट्स लगाना, जो कि हर एक खिलाड़ी ने किया। बिल्कुल। सबब आज के मैच में बात करें उससे पहले आपने क्योंकि सुरेश रैना का नाम ले लिया, अचानक मेरे जहन में वो सारी बाउंसर से बचने वाले शॉट्स आने लगे। पहले मैच उन्होंने अरशद की पारी खेली, लेकिन जैसे ही बॉलर्स ने पकड़ा कि वो शॉर्ट बॉल पे कमजोर हो रहे हैं, उनके हेलमेट पे, उनकी बॉडी पे बॉल आना शुरू हुई, और वो अचानक ऐसा लगने लगा कि मिस्टर आईपीएल से सडनली एकदम चेंज हो गई उनकी इमेज। क्या ये सुरेश रैना के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब है कि आते ही वो जयदेव उनदकट हो, चाहे चेतन सकारिया, सबने बाउंसर्स मारे हैं? क्या रीजन आप देख रहे हैं सुरेश रैना की ये टेक्निकल फॉल्ट जो अचानक निकल के सामने, ये आपको लग रहा है शॉर्ट पिच गेंदबाजी पे वीक थे वो शुरू से? ये अचानक तो नहीं है राजीव। जी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हम लोगों ने देखा है और कई बार आईपीएल सीजन में भी बॉलर्स ने टारगेट किया है। जी और सबको मालूम है कि जहाँ जैसे ही आप ऊपर डालेंगे बॉल सुरेश रैना को, उनका जो स्कोरिंग आर्क जो है, जो रेंज है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वो जी ऑन साइड से लेकर वो वाइड कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर भी शॉट लगाते हैं। और उनके उनके पास अगर आप शॉर्ट गेंद डालेंगे, उनके पास विकल्प बहुत कम हो जाता है, वो क्रैम्प हो जाते हैं पुल शॉट खेलने के लिए या हुक खेलने के लिए। गति को समझ नहीं पाते हैं, उनकी पोजीशन जो होती है बॉडी की वो गलत हो जाती है। और जी मुझे लगता है कि आने वाले हर एक मैच में सुरेश रैना को इसी प्रकार से टारगेट किया जाएगा। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि आपके पास उस प्रकार के बॉलर्स होने चाहिए जो वेल डायरेक्टेड शॉट डिलीवरी या फिर वेल डायरेक्टेड बाउंसर्स डाल सकें। जब भी सुरेश रैना आएंगे बैटिंग करने के लिए, देखिएगा कि उनके सामने पेस बॉलर्स ही का इस्तेमाल किया जाएगा। कल जी पता नहीं क्यों संजू सैमसन ने, चूंकि उनको करवाना था, इसीलिए वहां पर उन्होंने रेयान पराग और राहुल तेवतिया से गेंद करवा दी और वहां पर कुछ जल्दी से रन बन गए। नहीं तो रास्ता जो है बहुत कठिन है सुरेश रैना के लिए। मुझे लगता है जी मेहनत करनी होगी, वापस उनको जाना होगा ड्राइंग बोर्ड पर। स्टीफन फ्लेमिंग को और माइकल हसी को, उनके साथ काम करना होगा, क्योंकि मेन प्लेयर हैं वो नंबर 3 पर आ रहे हैं जी बैटिंग करने के लिए। तो अगर ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, खाली अपनी बॉडी पोजीशन ही सही हो जाए और जी अगर टैप करके एक या दो रन ही ले लें, तब भी मुझे लगता है काफी ठीक रहेगा सुरेश रैना के लिए। मुझे तो लगा सब आप ये बोलने वाले हैं कि स्टीफन फ्लेमिंग और माइक हसी दोनों लेफ्ट हैंडर है, तो वो उनकी जगह बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट पिच गेंदबाजी बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। हाँ चलिए हाँ। आज के मुकाबले की बात कर लेते हैं। आज बहुत बड़ा मुकाबला है। मुंबई इंडियंस जो देश की आर्थिक राजधानी और देश की राजधानी दिल्ली के बीच में, और एक तरह से कह सकते हैं पार्टनर्स के बीच में पंगा देखने को मिलेगा। रोहित शर्मा और शिखर धवन आमने सामने होंगे। एक तरफ शिखर धवन है जो बहुत अच्छे फॉर्म में है, और दूसरी तरफ रोहित शर्मा की टीम है जो जीत के हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। सबा, क्या गब्बर आज रोहित से पूछ रहे होंगे कितने आदमी हैं तेरे पास, आज कितने बॉलर्स हैं जो मुझे रोकेंगे? दिल्ली कैपिटल्स यही उम्मीद कर रहा होगा कि जिस तरह से शिखर धवन का बल्ला चला है अभी तक, जी वो बल्ला आज के मैच में भी चल जाए बस। क्योंकि ये जी गब्बर का फॉर्म काफी अच्छा है, गब्बर का दिमाग चल रहा है, वो जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अहम मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और जी इसके पहले जितने सारे इनकाउंटर्स हुए हैं वहां पर मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी रहा है। चेंज ऑफ वेन्यू है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए, तो बहुत जल्दी उनको अक्लेमेटाइज करना होगा चेन्नई के विकेटों पर। और ये जी सबसे बड़ी चुनौती होगी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि अभी तक वो वानखेड़े में मैच खेलते आ रहे थे, पर यहाँ पर चेन्नई में आते ही आपको कुछ अलग स्ट्रैटेजी बनानी होती है, खास करके बल्लेबाजों के लिए। आपको और थोड़ा सुलझी हुई पारी खेलनी होगी, संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी। तभी आप चुनौती पेश कर सकते हैं रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस के लिए। जी सबा, पिछले दो मुकाबलों में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक ट्रेंड सेट किया चेन्नई में। टॉस जीता, पहले बैटिंग की, टारगेट सेट किया और उसके बाद मैच जीता। क्या इस मैच में भी टॉस को उतना ही वाइटल आप देख रहे हैं जितना पिछले कुछ मुकाबलों में देखा? क्योंकि यहाँ पर रन चेज करना बिल्कुल एक तरह से कहा जाए एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा लग रहा है इन दिनों, जिस तरह से चेन्नई की पिच खेल रही है। हाँ राजीव, मुझे ये भी लगता है कि एक बात साफ हो गई है आपके चेन्नई के विकेट पर। अभी तक जो पैटर्न नजर आया है, मिडिल ओवर में जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती है वहां पर रन बनाना बहुत कठिन है। चाहे वो पहले बल्लेबाजी करते हो या फिर सेकंड हाफ में बल्लेबाजी करते हुए। ये अलग बात है कि अगर आप एबी डिविलियर्स जैसे बल्लेबाज हैं तो फिर किसी भी विकेट पर आप किसी भी बॉलर जी के सामने आप बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। वो एक सुपर ह्यूमन एफर्ट रहता है उनका। उनकी बात हम लोग इस समय ना करें तो जी अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि जनरली अगर आप टॉस जीतते हैं तो पहले बल्लेबाजी करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि विकेट उस समय उतना खुरदुरा होता नहीं है। जी सेकेंड हाफ में
मिडल ओवर्स में आपको ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो स्ट्राइक को रोटेट करे, जो फील्ड के मुताबिक बल्लेबाजी करे, जहां पर वेकेंट एरियाज है वहां पर रन्स बनाए, वहां पर शॉट्स लगाए। तो बहुत ही ज्यादा सेंसिबल अप्रोच, बहुत ही ज्यादा क्लेवर अप्रोच के साथ आपको बैटिंग करनी होगी। इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि जो जो टीम सेकंड हाफ में चेस करती है उसका प्रयास रहता है कि पहले के 7 या 8 ओवर में तेज गति से रन बना लिया जाए, और तब मिडिल ओवर्स में दबाव उतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं स्ट्राइक रेट और ऊपर करने का। तो इस यही स्ट्रैटेजी के साथ मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस को फिर से मैदान में उतरना होगा। चुनौती बहुत ज्यादा है। जो पार स्कोर है मुझे लगता है वो 160 165 का ही हो गया है अब चेन्नई का विकेट पर राजीव, और ये बहुत बड़ी चुनौती होगी जो भी टीम चेस करेगी उनके लिए। समा, क्योंकि आपने जो पिछले मुकाबले में हम बात करें तो आपने जिक्र किया कि T20 में नंबर 3 की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम आज के मुकाबले की बात करें मुंबई और दिल्ली की, तो मुंबई बहुत सेटल्ड है नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव की वजह से, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मानो वो होटल के कमरे से ही बहुत सेट होके आ रहे हैं जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं इस सीजन में। वहीं अगर हम दिल्ली की टीम की बात करें तो नंबर 3 पे लगातार वो स्ट्रगल उनका चल रहा है, कभी अजिंक्य रहाणे को भेज रहे हैं, कभी स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, वो सेटल नहीं है। क्या ये एक बड़ी परेशानी हो सकती है आज के मुकाबले में? और ये थोड़ा सा एज जाता है मुंबई के साथ कि सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे निक में है। हाँ राजीव, सबसे बड़ा एडवांटेज मुंबई के लिए ये है कि उनका एक सेटल बैटिंग ऑर्डर है। जी रोहित शर्मा, डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड, उनको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सभी खिलाड़ी को पता है अंदर जाके करना क्या है। अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि श्रेयस अय्यर का जो रेडी रिप्लेसमेंट जो होना चाहिए, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होना चाहिए, वो इनके पास है नहीं इस समय। इसीलिए कभी अजिंक्य रहाणे को उन्होंने ट्राई किया है, पिछले मैच में स्टीव स्मिथ को ट्राई किया था नंबर 3 पर। उनके पास हेटमेयर भी है, मार्कस स्टोइनिस भी है। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है कि नंबर 3 पर कौन आएगा बैटिंग करने के लिए, उसको बहुत जल्द ढूंढना होगा। उनके पास विकल्प बहुत कम है इस समय। आपके पास स्टीव स्मिथ है और सिमरन हेटमेयर है। आप हेटमेयर को नंबर 3 पर खिला नहीं सकते, उनके लिए बहुत जल्दी हो जाएगा। वो मिडिल ऑर्डर में ज्यादा अच्छा खेलते हैं। तो अगर आपको हेटमेयर को खिलाना है तो मुझे लगता है कि मार्कस स्टोइनिस को ऊपर आपको ढकेलना पड़ेगा नंबर 3 पर। पिछले सीजन में स्टोइनिस ने ओपन भी किया, वहां पर उन्होंने रन बनाए, तो वो एक रिस्क दिल्ली कैपिटल्स ले सकता है। तो मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ के पास इतना ज्यादा अनुभव है, और जिस तरह का विकेट है चेन्नई में, यहाँ पर आपको बड़े शॉट्स खेलने की जरूरत नहीं, यहाँ पर 1 और 2 की जरूरत होगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए नंबर 3 पर मुझे लगता है कम से कम 1-2 मौका और मिलना चाहिए स्टीव स्मिथ को, क्योंकि उनका फॉर्म अगर अच्छा हो गया, अगर उन्होंने अच्छे रन बना लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एसेट रहेंगे वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए। सबा, मुंबई बहुत हैवीली डिपेंडेंट है अपने बॉलर्स पे, और इसकी बड़ी वजह यह है कि उनका लोअर मिडिल ऑर्डर जो पिछले कई सालों से टीम की ताकत रहा है, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, पोलार्ड, ये उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। हालांकि पिछले मैच में पोलार्ड ने बहुत अच्छी बैटिंग की, एक सम्मानजनक स्कोर तक वो ले गए थे टीम को, लेकिन अभी भी आपको लग रहा है वो कसर, वो जो इम्पैक्ट डालती थी ये तीनों प्लेयर्स लास्ट के 4-5 ओवर्स में, जहां पे आपको बहुत तेजी से रन बनाने पड़ते हैं, स्ट्राइक रेट आपको लगभग 170-80 का चाहिए, वहां स्ट्रगल कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या के रोल को लेकर खासतौर से मुंबई थोड़ी सी बेचैन है। मुझे लगता है कि बेचैन नहीं होगी। हाँ, एक्सपेक्टेशंस थोड़े रहते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर से, क्योंकि जी इतना बार उन्होंने इतने शानदार परफॉर्मेंसेस दिए हैं। ये कठिन परिस्थिति है विकेट को लेकर राजीव, और यहाँ पर हार्दिक पांड्या, पोलार्ड, कृणाल पांड्या, इन सबों के लिए उतना आसान नहीं होता है। इसीलिए आपने पिछले मैच में देखा होगा कि दोनों हार्दिक पांड्या और पोलार्ड ने थोड़ा समय लिया। ये अच्छा रहा कि जी पोलार्ड को थोड़ा ऊपर भेजा गया था, कि इन इन सभी प्लेयर्स को थोड़ा बहुत वक्त चाहिए। जिस तरह का विकेट है चेन्नई का, उसके बाद ही ये बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। पर उनके लिए टेक अवे सबसे बड़ा ये है राजीव कि उनकी बल्लेबाजी जो 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 लोअर मिडिल ऑर्डर है उसके ना चलने के बावजूद वो मैच जीत रहे हैं। तो उनकी बॉलर्स जो है उन्होंने मैच जिताया है। और अगर एक बार इन तीनों बैट्समैन में से 1 या 2 का बल्ला चला, तो मुझे लगता है कि आसानी से 180 से 190 का स्कोर मुंबई इंडियंस खड़ा कर सकती है, जो कि चेस करना बड़ा कठिन हो जाएगा किसी भी टीम के लिए। जी इसीलिए मुझे लगता है कि दबाव बढ़ाने के लिए मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा ये होगा कि आज दिल्ली कैपिटल्स टॉस टॉस जीते, एक बड़ा स्कोर खड़ा करे और फिर दबाव बढ़ाए मुंबई इंडियंस के ऊपर। बिल्कुल। और ये दबाव तब और बढ़ सकता है सबा, जब पृथ्वी शॉ जैसा बैट्समैन हो दिल्ली के पास, क्योंकि जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं ऐसा लग रहा है अलग प्लेनेट से आए और अचानक उतर के जिस तरह के वो शॉट्स खेलते हैं, इतने ईज आउट वो नजर आते हैं। और खासतौर से मोहम्मद शमी के खिलाफ जो छक्का उन्होंने लगाया वो अभी तक मेरे जहन में है। कैसे आप देख रहे हैं एज अ बैट्समैन जो चैलेंजेस रख रहे हैं इस समय पृथ्वी शॉ इस आईपीएल सीजन 14 में बॉलर्स के सामने?
हाँ, मुझे लगता है एक्साइटिंग प्लेयर है पृथ्वी शॉ। ये अच्छा लगा देख कर के एक युवा खिलाड़ी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपनी अपनी तकनीक के ऊपर, अपने टेम्परामेंट के ऊपर। जी, सबा और सबा ये इसी से ऐड करते हुए एक सवाल और है, उस जल्दी से मैं आपसे पूछ लेता हूँ। क्या जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट के लिए आज बड़ा चैलेंज होगा पृथ्वी शॉ के सामने बॉल डालना? अब दोनों के सामने पृथ्वी शॉ और जी, शिखर धवन, क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव रहता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। पर दोनों ही ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह के लिए कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द पृथ्वी शॉ का विकेट मिल जाए, क्योंकि पृथ्वी जी, शॉ एक टच प्लेयर है। उनका संपर्क इतना अच्छा होता है, बेहतरीन टाइमिंग के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं इस समय। टेम्परामेंट में सुधार देखने को मिला है। ये एक युवा खिलाड़ी जिसने इतनी ज़्यादा मेहनत की अपनी तकनीक के ऊपर, जो टेक्निकल इश्यूज थे उसको एड्रेस किया है, और उसके बाद ये धमाकेदार वापसी की है यहाँ पर पृथ्वी शॉ ने। तो उम्मीद जी, यही की जाएगी कि एक बार फिर से पृथ्वी शॉ को उसी प्रकार से बल्ला चले, तभी मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस अंडर द पंप देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुंबई इंडियंस की जो बॉलिंग अटैक है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पृथ्वी शॉ को मुझे लगता है कि पावर उनका काम सिर्फ पावर प्ले में ही रन बनाना नहीं है जी, राजीव। विजय हज़ारे में हमने देखा था कि जब फील्ड खुल जाती है उसके बाद भी वो इतने इतने अच्छे हाँ, प्लेयर हैं, वहाँ पर भी वो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेनी होगी पृथ्वी शॉ को, कि पावर प्ले खत्म हो जाए उसके बाद भी उनको लंबी पारी वो खेल सकते हैं। उस तरह की जी। पारी की उम्मीद होगी दिल्ली कैपिटल्स को पृथ्वी शॉ से। दिल्ली कैपिटल्स के लिए आज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आर अश्विन का भी होगा। चेन्नई में खेले हैं वो सबा लोकल वहाँ के प्लेयर हैं, और उनका रोल आप कैसे देख रहे हैं आज के मुकाबले में, क्योंकि टर्निंग ट्रैक है वहाँ पे, स्पिनर्स को मदद मिल रही है। और दूसरा, हैट्रिक बॉय अमित मिश्रा की क्या वापसी आप देख रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने पहला मैच खेला, फिर सडनली उनको ड्रॉप किया गया। आज की कंडीशन देखते हुए क्या दो स्पिनर खिलाएगी दिल्ली कैपिटल्स? मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा विकल्प है कि अमित मिश्रा को आप खिलाएँ, क्योंकि जी, यहाँ पर आपको कम से कम 2 स्पिनर्स चाहिए होंगे, 2 अटैकिंग स्पिनर्स, 2 विकेट टेकिंग स्पिनर्स। तभी मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की जो बॉलिंग अटैक है और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। अमित मिश्रा के पास अनुभव है, उनको खिलाया जा सकता है। तो ये एक विकल्प ज़रूर है। उसके साथ-साथ 2 युवा स्पिनर्स हैं जो रैंक्स में बैठे हुए हैं इस समय, जी, प्रवीण दुबे और एम सिद्धार्थ। एम सिद्धार्थ एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और प्रवीण दुबे एक लेग स्पिनर है। तो ये भी जी। विकल्प है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के पास। तो मुझे लगता है कि 2 स्पिनर्स के साथ अगर अगर दिल्ली कैपिटल्स मैदान में उतरती है, तब ज़्यादा पेनिट्रेटिव लगेगी मैदान पे भी और परफॉर्मेंस से भी। पीयूष चावला के लिए जगह आप देख रहे हैं? सबा आज पिछले कुछ मैचेस जिस तरह से यहाँ पर खत्म हुए हैं, क्या पीयूष चावला पे भी रोहित शर्मा सोच सकते हैं एक बार? अम, मुझे लगता है कि सेटल कॉम्बिनेशन है यहाँ पर मुंबई इंडियंस का। जी, वहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि रोहित शर्मा कुछ छेड़खानी करेंगे। कृणाल पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की है, उनके पास कई ऐसे बॉलर्स हैं जो पेस घटाकर बॉलिंग करते हैं। करन पोलार्ड को उन्होंने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। जी, राहुल चहर एक बेहतरीन फॉर्म में है। तो इस समय मुझे लगता नहीं है कि पीयूष चावला की जगह बनती है। कृणाल पांड्या एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, तो उनको उनको खिलाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह का विकेट है चेन्नई का, वहाँ पर वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जी। वेरिएशन के बारे में हम लोगों ने बात की है, वो पीछे से गेंद बॉल डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है मुंबई इंडियंस का राजीव। सबा एक और व्यूअर का हमारे लिए सवाल है, हर्ष जैन है, इनका कहना है कि शिखर धवन क्या वर्ल्ड कप के लिए पहली चॉइस होंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए, जिस तरह का करंट फॉर्म उनका नजर आया है? देखिए, चयन करता हूँ कि निगाहें तो एक बार फिर से शिखर धवन के ऊपर होंगी, पर हाल ही में उन्होंने देखा था कि उनको ड्रॉप कर दिया गया था, जी, और उनके जगह पर जो खिलाड़ी आए हैं इस समय, उन्होंने कुछ गलत किया नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर ये फिर से एक शानदार सीज़न घटा आईपीएल का शिखर धवन का, तब मुझे लगता है कि नाम ज़रूर लिया जाएगा फिर से शिखर धवन का जी। टी20 स्क्वाड में इंडियन टीम के लिए भी। चलते थे, एक दो सवाल और है सबा। एक मेरे व्हाट्सएप पे आया है कि रोहित शर्मा के फॉर्म को क्या हुआ है? एज अ सेलेक्टर, एज अ क्रिकेटर, आप कैसे देखते हैं रोहित शर्मा के फॉर्म को इस आईपीएल सीजन 14 में? देखिए, रोहित शर्मा के साथ कि उनकी टीम में ज़्यादा परेशानी उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनके पास जी, कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कंपनसेट कर देते हैं। पर रोहित शर्मा चूँकि खुद इतने बड़े प्लेयर हैं, एक मैच विनर हैं, तो उनका प्रयास यही होगा कि एक बड़ा जी, स्कोर खड़ा करें, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस वो भी दें। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने पिछले मैच में बेहतरीन शुरुआत दी थी अपनी टीम को, जी, अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे थे। वो 1-2 बस एक छोटी-छोटी गलतियों की वजह से वो विकेट अपना गँवा देते हैं। मुझे लगता है जी, थोड़ा बहुत और अगर वो संयम के साथ बल्लेबाज़ी करेंगे और 20-25 गेंदें खेल लेंगे, उसके बाद मुझे लगता है उनके लिए बैटिंग करना आसान हो जाएगा। विकेट बहुत टफ़ है, जी। थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा उनको अपने स्ट्रैटेजी में।
अपने बैटिंग स्टाइल में, तभी एक जी। बड़ी पारी खेल सकते हैं रोहित शर्मा। तो सबद बाबा की आज की प्रिडिक्शन क्या है, मुंबई या दिल्ली? अब देखिए, सब लोग मुंबई इंडियंस के लिए जाएंगे, तो मुझे जी। लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स को ये सोच कर मैदान में उतरना होगा कि उनको अगर आईपीएल जीतना है, आईपीएल 14 की ट्रॉफी उनको अपने नाम करनी है, तो ये जी। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये प्रूव करने के लिए कि इस टीम में वो सभी उस तरह की काबिलियत है जो एक सबसे बड़ी टीम को हरा सकती है। तो जी। मुझे लगता है अगर ये अप्रोच के साथ दिल्ली कैपिटल्स मैदान में उतरेगी, तो ही ये टीम जो है वो जीत सकती है, और फिर आने वाला जो रास्ता है उनका, वो भी थोड़ा बहुत सरल हो जाएगा। जी। तो चलिए, हमने देखा आज की इस चर्चा में कि इस बदली हुई गेंद ने कैसे चेन्नई की किस्मत बदल दी। हमने आपको ये भी बताया कि महेंद्र सिंह धोनी एक था टाइगर मत बोलिए, उनको एक है टाइगर बोलिए, जिस तरह से उन्होंने डाइव लगाई और जिस तरह की कप्तानी की। और साथ ही सवाद बाबा की प्रेडिक्शन भी आपने सुन ली कि दिल्ली की टीम के लिए उन्होंने एक संदेश दे दिया कि अगर उनको चैंपियन बनना है तो फिर आज मुंबई को वो हरा के दिखाएं। तो चलिए, खेल नीति पर आईवीएम पॉडकास्ट की हमारी इस स्पेशल पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तमाम थैंक यू व्यूवर्स राजीव। से एक बार गुजारिश है, उनसे निवेदन है कि लगातार खेल नीति के हमारे इस आईवीएम पॉडकास्ट पे लगातार जुड़ते रहिए, हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे यूट्यूब पेज पे। और अगर मेरे साथ कनेक्ट होना, आपके कोई सवाल हैं तो आप @राजीव मिश्र ट्विटर पे अपने सवाल भी भेज सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ